नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 100 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी कर रहा है कारोबार। 21,640 के स्तर इसने अपने नाम कर लिए हैं। निफ्टी बैंक में जोर ज्यादा है, करीब 655 अंकों की बढ़त पर इस समय हम कर रहे हैं कारोबार। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें, मिड कैप इंडेक्स भी पार्टिसिपेट करता हुआ। इनफैक्ट 2.5:1 का रेशियो है। तेजी वाले शेयरों की कमान के हाथों में दरअसल इस तेजी की कमान है। ध्यान दीजिए डॉक्टर रेड्डीज पर, नतीजों के बाद 4% ऊपर है काउंटर। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में और तेजी पकड़ी है स्टॉक ने। टाटा मोटर्स जिसके नतीजे इनफैक्ट आएंगे परसों, वहां पर मोमेंटम है। एमएनएम में भी तेजी और सन फार्मा के नंबर्स में भी आज इंतजार रहेगा, तो वहां पर एक पिकअप देखने को मिला। बैंकिंग काउंटर्स का साथ है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे स्टॉक्स तेजी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कल इनफैक्ट नदारद था इनफैक्ट मार्केट के पूरे एक्शन से, आज वहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की इस समय उभर कर आ रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर वो करेंगे फोकस, इस सब पर बातचीत होगी। लेकिन पहले कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, तेजी का ट्रेड जो है वो रूपक के फेवर में। प्रशांत ने अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन मेरे ख्याल में कल के सेल ऑफ में वो थोड़ी सी गायब हो गई। अब 0.56% के रिटर्न्स इनके, और वीरल शेरा भी करीब 0.03% के रिटर्न्स पर है। प्रशांत, मार्केट है वॉलेटाइल, ट्रिकी है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस समय आज की तेजी के मद्देनजर एंड स्पेशली कल के बड़े इवेंट के पहले? तो हर्षा जी, सबसे पहली बात ये होगी कि इंट्राडे ट्रेड्स रखिए, यानी मैं ओवरनाइट कैरी नहीं करूंगा, और कैरी कर भी लिए तो कल ओपनिंग पे ही प्रॉफिट हो या लॉस हो एग्जिट कर लीजिए। जैसे ही बजट स्पीड शुरू होता है, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी नजर आएगी इंडाइसेस में भी और स्टॉक्स में भी। तो वहां पे सबसे बेहतर होता है कि बजट खत्म होने के बाद और प्राइस स्टेडी होने के बाद फिर से आप वो बेसिस ऑफ द प्राइस पोजीशन री एंटर कर लो। तो फिलहाल अगर मैं निफ्टी की बात करूं, हम करीबन 21,640 पे चल रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं 21,800 स्पॉट एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 21,800 से लेके 850। तो अगर रैली यहां तक आए और आपके पास पोजीशन हो तो आप स्ट्रेट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आगे के 100 पॉइंट के लिए एक इमोशनल टर्बुलेंस और वोलाटाइल मार्केट में पार्टिसिपेट मत कीजिए। अगर 800 850 के लेवल मिल जाए, मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा लेवल होगा, और वहां पे आपको इंडेक्स अगर पोजीशन हो तो मुनाफा बांध लेना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखनी होगी। लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है उस तरीके से ही स्पेसिफिक स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा संभल कर आप ट्रेड करेंगे। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, मेरा अप्रोच भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। मेरे ख्याल से मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा आज और कल के दिन में, तो संभाल के ट्रेड करना है। और 700 का रेजिस्टेंस रहेगा, ऊपर में नीचे सपोर्ट रहेगा 550 का, तो इस बीच में निफ्टी तो इधर कंसोलिडेट कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 46,300 के ऊपर वापस फर्दर बाइंग आएंगे, नहीं तो थोड़ा वो साइडवेज में रहेंगे। और मेरा जो ट्रेड्स रहेगा मोस्टली लॉन्ग साइड में लेकिन शॉर्ट में भी ट्रेड बन सकता है। ओके, तो ये फिलहाल शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक पर नजरें रहेंगी। वीरल, आपकी अप्रोच क्या है, किस तरह के ट्रेड्स इस समय लेंगे, आज लेंगे? गुड मॉर्निंग। मेरा भी अप्रोच सेम ही रहेगा। मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, पर मुझे लग रहा है थोड़ा वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हमें देखने मिल सकती है। नीचे में 21,400 के सपोर्ट रहेंगे और ऊपर में 21,800 ये सब रेजिस्टेंस रहेंगे। दोनों साइड मेरे को लग रहा है कि निफ्टी में मूवमेंट रहेगी। स्पेसिफिक मुझे पीएसयू सेक्टर थोड़े यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, और मैं भी लॉन्ग साइड में जाना प्रेफर करूंगा। ओके, तो लॉन्ग साइड के ही ट्रेड्स फोकस में रहेंगे। चलिए एक एक करके आपका पोर्टफोलियो देख लेते हैं और क्या नए ट्रेड आएंगे उसका भी जायजा ले लेते हैं। वीरल, आपके पोर्टफोलियो में मैं देख रही हूँ आज सुबह में हिंदुस्तान कॉपर आपने बुक किया और न्यू इंडिया एश्योरेंस भी। अब आप होल्ड कर रहे हैं रतन इंडिया तेजी की तरफ। नया ट्रेड क्या है? मेरा फर्स्ट स्टॉक आज पीएनबी रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक। देखेंगे तो अच्छा खासा हमें अपसाइड रैली देखने मिल रहा है, और अभी देखेंगे तो अराउंड ऑलमोस्ट 6 इयर्स के हाइस पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली और कंटिन्यू हो सकती है। ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 105 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट 125 के रहेंगे। टारगेट के लिए पंजाब नेशनल बैंक तेजी का ट्रेड 105 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 2.25% के गेन्स स्टॉक में बन रहे हैं। रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो आज सुबह में इन्होंने कोची शिपयार्ड बुक किया है 917 के लेवल्स पर, और इंडिया बुल हाउसिंग भी बुक किया 221 के लेवल पर। नया ट्रेड क्या है रूपक? नया ट्रेड रहेगा मेरा लेमन ट्री। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है पिछले कई दिनों से, और
मूविंग एवरेज जो क्रिटिकल मूविंग एवरेज उसके ऊपर ट्रेड करे कंटिन्यूअसली, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 162 165 तक जा सकते हैं ऊपर में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 137 पे। 37 का स्टॉप लॉस और 165 का स्टॉप लॉस टारगेट लगाकर तेजी करें। लेमन ट्री कंसोलिडेट कर चुका है, अब मौका तेजी का बन रहा है। प्रशांत के पोर्टफोलियो पर अगर आप ध्यान दें, अशोका बिल्डकॉन को कर रहे हैं कैरी और फैक्ट में भी इनकी पोजीशन तेजी की तरफ बनी हुई है। नया ट्रेड आपका प्रशांत? तो हर्षा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा मोमेंटम चेंज करना चाहूंगा इंस्पाइट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गैप अप वॉल्यूम की वजह से। वो होगा पॉलिसी बाजार में और ये करीबन 1028 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 940 940। मैं यहाँ से जो टारगेट देख रहा हूँ वो ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, तो मैं प्रीएम कर रहा हूँ 1250 तक के टारगेट 1250। ओके, तो पीबी फिनटेक जो आज नतीजों पर भागा है 1250 टारगेट है, एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज? जी, मैं इसमें 940 का स्टॉप लॉस पोजिशनली रख के चलूंगा। ओके, पोजिशनल ट्रेड 940 का रहेगा ये स्टॉप लॉस और 1250 का टारगेट रहेगा। ध्यान रहे 980 इसका इशू प्राइस था, अपनी हिस्ट्री में पहली बार उस लेवल के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। ये पर्टिकुलर काउंटर 125 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। हिस्ट्री में पहली दफा कंपनी प्रॉफिट में आई है, उसका ज्यादा रिएक्शन स्टॉक में बनता दिखाई दिया है। 1034 के लेवल स्क्रीन पर 1250 का टारगेट यहां पर आप दे रहे हैं। विरल, एक और स्टॉक आप जोड़ सकते हैं, इस समय देंगे या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे? मैं इस समय देना चाहूंगा। बताइए। सेकंड पिक मेरी LTTS पे रहेगी। देखेंगे तो ब्रेकआउट आज मिला है हमें, अच्छा खासा रेंज में चल रहा था, आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अभी देखें तो ऑलमोस्ट 1252 वीक हाई पे ट्रेड करा है। ये लेवल्स पे बाय करना चाहूंगा। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 5350 का रहेगा और ऊपर में टारगेट मेरे अराउंड 5900 के आसपास रहेंगे। 5900 के टारगेट के लिए मौका तेजी का, 5350 स्टॉप लॉस है। ये आपके लिए तेजी वाला ट्रेड LTTS में 100 रुपए ऊपर बाय द वे स्टॉक ट्रेड करता हुआ। रूपक, आपका क्या इरादा है? मैं एक और स्टॉक जोड़ना चाहूंगा, वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का वीकली मंथली चार्ट तो बहुत ही एकदम बढ़िया लग रहा है और डेली चार्ट पे देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज का दिन ही आ जाएगा और शॉर्ट टर्म में 550 तक जा सकता है स्टॉक। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 479 पे। 59 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 550 टारगेट। इंडियन बैंक एक बाय साइड का ट्रेड इस समय जो रूपक दे रहे हैं। अच्छा, ध्यान रहे आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और नए पार्लियामेंट में दरअसल ये पहली दफा बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय देश को संबोधित कर रही हैं, तो वहां पर पहले चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकों स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन
विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय देश को संबोधित करती हुई जैसे उन्होंने कहा कि पिछला साल वाकई में एक ऐतिहासिक साल रहा है, क्योंकि ग्लोबली कितनी सारी दिक्कतें हैं उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही है। चलिए मार्केट पर वापस लौटेंगे। बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। ब्लू स्टार का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये कूलिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। इनफैक्ट तीसरी तिमाही में आप गौर करिएगा 73% का इजाफा मुनाफे में देखने को मिला। एबिटा करीब 48% बढ़ा है। आय में भी 24% का इजाफा। मार्जिन में इजाफा देखने को मिला है। 6.9% के मार्जिन कंपनी ने किए हैं पेश। हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और MD वीर अडवाणी जुड़ रहे हैं। वीर, कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू डेजिग्नेशन। एक अच्छी तिमाही रही है आपके लिए। क्या हमें अंदाजा दे पाएंगे क्या ड्राइव कर रहा है, क्योंकि ये क्वार्टर नॉर्मली एक लीन क्वार्टर रहता है, डिमांड थोड़ी सी फीकी रहती है। जी हाँ, तो क्वार्टर में हमारी रेवेन्यू 25% बढ़ी है 2,241 करोड़ तक, और आपने समझाया था कि ईबिटडा भी बढ़ा है बहुत तेजी से 48% 155 करोड़ तक। ये यूजुअली ये स्लो क्वार्टर है। अगर आपको पता है कि सेगमेंट 1 में हमारे ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे बैठा है अभी, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसके वजह से रेवेन्यू ग्रोथ भी सेगमेंट 1 में 18% तक आया था Q3 में। सेगमेंट 2 में बोथ रूम एयर कंडीशनर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में बहुत अच्छी फेस्टिवल सीजन के रिजल्ट्स आए हैं। आपको याद है कि समर सीजन तो बिल्कुल वॉश आउट थी, मगर उसके बाद फेस्टिवल सीजन में डिमांड बहुत ही स्ट्रांग हुए दोनों प्रोडक्ट्स के लिए और पूरे इंडस्ट्री के लिए। ऐसे नहीं कि ब्लू स्टार के लिए ही हुआ था, तो डिमांड हैज़ बीन वेरी स्ट्रांग। और हमारी मार्केट शेयर थोड़ी बढ़ी है क्योंकि हमारे नए प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे जिसके दाम थोड़े कम है। अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए थे अर्लियर दिस ईयर, तो उसके वजह से हमारी मार्केट शेयर भी थोड़ी बढ़ी है। अगर आप मुझे ब्रेकअप दे सके कि रूम एसीज में किस तरह का आपका मार्केट शेयर है, नॉन रूम एसी प्रोडक्ट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी इन द रीसेंट पास्ट, तो इस क्वार्टर में क्या डिलीवरी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप FY25 के लिए क्या देख रहे हैं इन दोनों ही सेगमेंट्स में? तो सेगमेंट 2 में आपको पता है कि दो अलग बिजनेसेस है, एक है रूम एयर कंडीशनर्स के और दूसरे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। रूम एसी की हमारी मार्केट शेयर 13.75% तक चढ़ी है अभी। हमारी लॉन्ग टर्म टारगेट है 15% तक पहुंचने के लिए। हमें लगता है कि FY25-26 2 साल लगेंगे 15% मार्केट शेयर तक पहुंचने में, तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं। वी वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक दैट हैपन। डिमांड तो बहुत ही तेज़ है, बहुत स्ट्रांग है। हमें इंटरनली बहुत काम करने हैं मैन्युफैक्चरिंग में, R&D में और सप्लाई चेन में। तो हम काफ़ी बैक एंड में अपग्रेड कर रहे हैं हमारे स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ और इन्वेस्टमेंट। उसके वजह से हमें यकीन है कि 15% तक मार्केट शेयर पहुंचेंगे समझो 2 साल में। ये अपकमिंग समर सीजन के लिए वे वेरी ऑप्टिमिस्टिक। डिमांड अच्छा दिखता है। आपको पता है कि डीलर्स अभी शुरू करेंगे स्टॉकिंग के लिए, तो फरवरी मार्च में ज़्यादा स्टॉकिंग होगा, तो हमें पॉजिटिव फॉर अ स्ट्रॉन्ग Q4। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में हमारी मार्केट से तो काफ़ी ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा भी है। कई कैटेगरीज में 40% तक भी हम नंबर 1 है। उधर भी डिमांड अच्छे से बढ़ी है। थोड़ा स्लो डाउन है रिटेल में। आपको दिखेगा रिटेल कंपनीज ने भी अनाउंस किया है कि उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स थोड़ी
धीमी हुई है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा, मगर ओवरऑल स्ट्रॉन्ग आउटलुक। ओवरऑल आउटलुक स्ट्रांग है। मार्जिन्स को लेकर भी क्या ये स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, या फिर ये जो ग्रोथ आपने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में दिखाई है वो आगे बेहतर होती दिखाई दे सकती है? क्योंकि एक तो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स के चलते आपके मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला है, आगे क्या लीवर्स रहेंगे जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे इन मार्जिन्स को और बेहतर करने के लिए? हाँ, मार्जिन्स ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत बढ़ रही है। आपको पता है कि ज़्यादा कैपेसिटी कमीशन हो रही है इंडस्ट्री में रूम एयर कंडीशनर्स के लिए। तो फुल ईयर के लिए हमें लगता है कि सेगमेंट रिजल्ट्स 7.5 to 8% मार्जिन में ही आएंगे। तो हम ज़्यादा मार्जिन इम्प्रूवमेंट इससे नहीं प्लान कर रहे हैं, मगर हम काम करते रहेंगे कॉस्ट टेकआउट में। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में हमें थोड़ा और मार्जिन इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि हम अभी नए वी आर येट टू कमीशन अ न्यू प्लांट ऑफ अस। तो अभी सिर्फ आधा डीप फ्रीजर प्लांट हमने कमीशन किया है, उसके वजह से आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बेनिफिट दिखाई दिया है। अभी बाकी का इन्वेस्टमेंट हम कैपिटलाइज करेंगे और कमीशन करेंगे जनवरी फरवरी में। जब भी वो प्रोडक्शन शुरू होता है तो नेक्स्ट ईयर फुल ईयर का बेनिफिट मिलेगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। तो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में थोड़ा और मार्जिन इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए वीर, एंड गुड लक फॉर ऑफ कोर्स द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ से आप कंपनी को आई एम श्योर और भी मजबूत करना चाहेंगे। गुड लक फॉर दैट। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स रिकैप लेकर आएंगे हमारे तीनों ही जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका, लेकिन साथ ही बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। किसको फायदा मिलेगा, क्या है डिटेल्स, असीम मनचंदा जुड़ेंगे इस खबर के साथ आगे। सरकारों ने क्या ट्रेड्स दिए हैं उसका जायजा लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जो आज सुबह सवेरे आई बजट से ठीक एक दिन पहले, वो भी सरकार ने दरअसल मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। प्रीमियम मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर ये ड्यूटी घटाई गई है। ज्यादा डिटेल्स असीम मनचंदा के पास है। असीम, बताइए ये ठीक बजट से पहले फैसला क्यों और किसको फायदा होगा? देखिए, सरकार देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए सरकार एक पीएलआई स्कीम लेकर के आई थी। उस पीएलआई स्कीम की बदौलत हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफी तेजी से बढ़ा है। अब हम 8 से 10 बिलियन डॉलर का मोबाइल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक खास तौर पे कुछ कमी थी कि हम चाइना और वियतनाम के मुकाबले कम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो इन मोबाइल में जो पार्ट्स लगते हैं उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा थी। इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही थी कि इस पार्ट्स पर लगने वाली ड्यूटी को घटाया जाए। तो अब सरकार ने ये फैसला किया कि इन पार्ट्स के ऊपर से ड्यूटी को घटाया जाएगा। 15% से घटा करके इसको 10% कर दिया गया है। जो स्क्रूज है या जो स्क्रूज है या फिर जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसके ऊपर से ड्यूटी कम कर दी गई है। इसका फायदा सीधी सीधी जो कंपनी भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको होगा, एप्पल को होगा, सैमसंग को होगा। लेकिन यही बता दूं कि ये कंपनी आगे अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती है, खासतौर पे कि डिक्सन इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा है। टाटा की जो विस्ट्रॉन है वो इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी है। तो इनका फायदा सीधे सीधे इन कंपनियों को भी होगा। इनके एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर है वो काफी तेजी से बढ़ेंगे। तो सरकार का यही इरादा है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री, उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बढ़ाया जाए और इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि बजट से एक दिन पहले क्यों, तो सरकार ये बजट में भी इसकी घोषणा कर सकती थी, लेकिन ठीक उससे पहले सरकार ने कहा कि इसको बजट का जो फोकस है वो कहीं और रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला एक दिन पहले बजट की ठीक किया। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। वाकई में ये एक बड़ी पहल रहेगी, और स्पेशली जब भारत में हम बड़ी से बड़ी कंपनियों को न्योता दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि भारत में आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करें, उसके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। इस बीच रिलायंस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। रॉयटर्स के हवाले से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। आपको याद होगा कि श्रीलंका ने दरअसल अपनी टेलीकॉम कंपनी में हिस्से बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। अब उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागीदारी आ सकती है, ऐसी खबर थी। तो रॉयटर्स के हवाले से मैं खबर दे रही हूँ, अब तक कंपनी ने पुष्टि नहीं की है कि शायद जियो दरअसल एक प्री क्वालिफाइड बिडर के तौर पर चुना गई है। तो वो स्टॉक आपके रेडार पर वैसे भी होना चाहिए।
ये रॉयटर्स के हवाले से अपडेट है। अच्छा, फटाफट से मैं आपको बता दूं कि खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने क्या ट्रेड लिया और क्या फिलहाल रिटर्न्स बन रहे हैं। तो प्रशांत ने अशोका बिल्डकॉन कैरी किया और फैक्ट भी कैरी किया। फैक्ट का टारगेट 975 है, अशोका बिल्डकॉन 210 का टारगेट है। पीबी फिनटेक नया जोड़ा है, 1250 इनका टारगेट है और स्टॉप लॉस आप 940 पर लगाएंगे। फैक्ट थोड़ा फ्लैट है आज, लेकिन अशोका 5% के गेंस जोड़कर दे रहा है। पीबी फिनटेक इनके जोड़ने के बाद ज्यादा तेजी नहीं दिखा पाया है। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो उन्होंने 2 ट्रेड्स दिए हैं। लेमन ट्री 162 टारगेट, 137 का स्टॉप लॉस। फिर इंडियन बैंक भी जोड़ा, 555 का टारगेट है, 479 स्टॉप लॉस के तौर पर आपके लिए करेगा काम। रिटर्न्स की सिचुएशन, लेमन ट्री 0.21% ऊपर, इंडियन बैंक ज्यादा बेहतर है, 1.39% के रिटर्न्स इनके हैं। अब आइए आप वीरल के पोर्टफोलियो पर। रतन इंडिया कैरी किया 105 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस। पीएनबी इन्होंने जोड़ा 125 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस। और एलटीटीएस 5900 का टारगेट, 5350 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखें तो रतन इंडिया 1% गवा रहा है, एलटीटीएस की तरफ से भी दबाव, पीएनबी करीब 1% जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। नियरली 20% के रिटर्न्स हो चुके हैं रूपक के। प्रशांत के आ गए हैं अब करीब 2% के रिटर्न्स, लेकिन वीरल आगे हैं करीब 3% के रिटर्न्स इनके बन रहे हैं। ये है ताज़ा तस्वीर। आज दोपहर में जो भी चेंज आएगा उसका अपडेट आपके सामने करेंगे पेश, और ऑफ कोर्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। चलिए, अच्छा, कल बाय द वे बजट होगा तो हम आपके ट्रेड्स फ्लैश करेंगे। ये कार्यक्रम ऐसे का ऐसा आप सीएनबीसी आवाज पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ, ट्रेड्स लेकर हम वो फ्लैश जरूर करेंगे चैनल पर, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर, क्योंकि इस समय हम बजट भाषण सुन रहे होंगे। चलिए, गुड लक टू यू जेंटलमैन। आपसे अब फ्राइडे को डिटेल में बातचीत होगी। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ।